हेलो एवरीवन, व्हाट्स अप? दिस इज़ राधिका एंड वेलकम टू BLED.in। सो गाइज, इन दिस लेक्चर हम आज कर रहे हैं मेजरमेंट ऑफ एरिया। इसके पहले हमने देखा था लेंथ और मास, उसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी हमने करे थे जो कि एक्सपेक्टेड हैं। दो उसके क्वेश्चंस आपको नहीं देखने को मिलेंगे एग्जामिनेशन में, बट अगर इफ़ आते हैं तो हम इसको जिससे कि टैकल कर पाएँ, इसलिए हम सारी ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ पर एरिया आज हम समझेंगे। इसके बहुत ही सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं, आपको बुक में भी मिल जाएंगे। जैसे ही बुक लॉन्च होती है मैं आपको उसके बारे में ज़रूर इन्फॉर्म करूँगी। होपफुली वो आपके लिए फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल हो जाए। तो यहाँ पर आज हम समझते हैं मेजरमेंट ऑफ एरिया को, ठीक है। और इसके करेंगे हम बहुत सारे क्वेश्चंस। ये थोड़ा सा थ्योरी पार्ट है, आप इसको प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं एरिया एग्जैक्टली है क्या। एरिया डिस्क्राइब्स हाउ मच सरफेस इज ऑक्यूपाइड बाय समथिंग, ठीक है। ये काफ़ी अच्छी इसकी डेफिनेशन है। यहाँ पर बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, इसको समझते हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है XYZ, वो कितना सरफेस एरिया ले रहा है खुद को वहाँ पर रखने के लिए, ठीक है, वो कितनी जगह ले रहा है खुद को वहाँ पर प्लेस करने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? एरिया कहते हैं। नाउ अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जैसे कि ये टेबल है प्यारी सी, हम आपको दिख रही होगी कितनी अच्छी है। तो यहाँ पर इसमें क्या है, ये एक बुक रखी है, कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। अब एरिया का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि इस बुक ने इस टेबल पे कितनी जगह ऑक्यूपाई करी, ठीक है। एक टेबल है और अगर आधी टेबल आपने यूज़ कर ली किस चीज़ में, बुक्स ही बुक्स रखने में, तो आधी टेबल बुक्स से भरी है। तो इसका मतलब क्या है कि वो उस बुक्स ने कितना टेबल ऑक्यूपाई कर रखा है? आधा टेबल पूरा ऑक्यूपाई कर रखा है। उतना एरिया उस पूरे टेबल का ऑक्यूपाई कर रखा है, उतना एरिया यहाँ पर यूज़ कर रखा है उस ऑब्जेक्ट ने, तो उसको ही कहते हैं एरिया। अब यहाँ पर हम वॉल्यूम की बात नहीं कर रहे हैं। वॉल्यूम अगर आ जाता तो ये बात होती है कि यहाँ पर ये उसकी पूरी लेंथ, ब्रेथ और हाइट की बात आ जाती है कि उसने कितनी लेंथ ऑक्यूपाई कर रखी है, उसकी कितनी हाइट है यहाँ पर, और कितनी उसने ब्रेथ पूरी ऑक्यूपाई कर रखी है यहाँ पर। तो ये टोटल पूरा वॉल्यूम आता है। लेकिन यहाँ पर हम एरिया में सिर्फ बात कर रहे हैं उसके एरिया की, जहाँ पर लेंथ और सिर्फ ब्रेथ आ रही है। उसकी हाइट के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, उसके इनर डेप्थ के बारे में हम बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया एरिया के बारे में। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर नेक्स्ट क्या है कि इसको हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जो उसकी यूनिट्स यूज हो रही हैं वो हो रही हैं लेंथ और ब्रेथ। तो लेंथ और ब्रेथ क्या है? लेंथ की ही यूनिट है, ठीक है। जैसे कि हम लेंथ यहाँ पर मेजर कर रहे थे इसके पहले कि किसकी इतनी लेंथ है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी जो यूनिट्स हैं वो लेंथ की यूज होंगी, बट यहाँ पर क्या होगा, उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? बिकॉज एरिया में हम क्या देखते हैं, उसका लेंथ और उसका ब्रेथ देखते हैं, ठीक है। दो चीज़ों का मेजरमेंट यहाँ पर हम देखते हैं, इस वजह से उसकी यूनिट में क्या होता है, स्क्वायर हो जाता है। अगर 20 है तो यहाँ पर अगर सेंटीमीटर में हम देख रहे हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, इसका लेंथ इंक्लूड है, इनटू इसका ब्रेथ इंक्लूडेड है, ठीक है। तो ये हो गई बात, क्योंकि यहाँ पर एरिया इज द प्रोडक्ट ऑफ टू डायमेंशंस विच इज लेंथ एंड द नेक्स्ट इज ब्रेथ। तो बढ़ते हैं यहाँ पर कुछ नेक्स्ट और अच्छी इसके यूनिट्स के बारे में और जानते हैं क्या है। नेक्स्ट आर दी सम ऑफ द यूनिट्स, जहाँ पर हम यूज़ करते हैं किसको? मेजरमेंट ऑफ एरिया के लिए। तो यहाँ पर देखते हैं पहला स्क्वायर सेंटीमीटर, जो कि सबसे छोटा एरिया यहाँ पर मेजर करने के लिए ये उसका यूनिट है, ठीक है। इट इज़ अ मेट्रिक यूनिट इक्विवेलेंट टू अ स्क्वायर, जहाँ पर वो एक स्क्वायर बना रहा है, ठीक है। एक स्क्वायर बन रहा है, एक एरिया बन रहा है यहाँ पर, जिसमें उसका लेंथ ब्रेथ जो उसकी साइड्स है वो क्या होंगी? 1 सेंटीमीटर होंगी। सिर्फ इतने तक ही सीमित होंगी। ये कितना होगा? 1 सेंटीमीटर, और ये कितना होगा? 1 सेंटीमीटर। तो ये इतने छोटे से एरिया को मेजर करने के लिए यहाँ पर अपन क्या यूज़ करते हैं? सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका यूज़ करने के लिए, उनका एरिया का मेजरमेंट करने के लिए। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल क्या दिया है, एक चेस बोर्ड, ठीक है। तो चेस बोर्ड कितना सा होता है, तो उसका बहुत ही मतलब छोटे लेवल पर यहाँ पर हम उसको क्या यूज़ कर रहे हैं? सेंटीमीटर स्क्वायर यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पर वो कितना भी हो सकता है, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकता है, ठीक है, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकता है। अब जितना भी उसका हो, तो उसका हम यहाँ पर पूरा एरिया यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं किसका? छोटे ऑब्जेक्ट्स का एरिया निकालने के लिए। नेक्स्ट हम स्क्वायर फुट। अब जहाँ पर फुट की बात आती है वहाँ थोड़ा सा बड़े एरिया की बात आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर 1 फुट में कितना आ रहा है? 30 सेंटीमीटर आ रहा है। तो स्क्वायर फुट का मतलब क्या हो गया कि जो उसकी लेंथ होगा, जो ब्रेथ होगी, पर लेंथ और ब्रेथ उसकी कितनी होगी? 1 फुट होगी, तो होगा 30 सेंटीमीटर्स एंड 30 सेंटीमीटर्स। तो यहाँ पर हम बात आ जाती है जब रूम फ्लोर्स का हम यहाँ पर एरिया निकालना चाहते हैं, रूम का एरिया निकालना चाहते हैं, तो ये चेस बोर्ड से तो बड़ा हो गया ना, तो यहाँ पर सेंटीमीटर ये तो लगेगा नहीं, स्क्वायर सेंटीमीटर तो लगेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी छोटा हो गया। ऐसे तो हम काफ़ी ज़्यादा हमको यहाँ पर कैलकुलेशन देना पड़ेगा, लेकिन हम यहाँ से क्या करेंगे? फुट के हिसाब से निकालेंगे तो हमारा कैलकुलेशन जल्दी होगा, क्योंकि वो एरिया क्या है? बड़ा है। तो यहाँ पर ये हो गया स्क्वायर फुट। नेक्स्ट कम स्क्वायर मीटर। अब मीटर यहाँ पर और भी बड़ा हो गया, ठीक है। मीटर आपका और भी बड़े डिस्टेंसेस के लिए हो गया। तो ये यहाँ पर तो सिर्फ अपन
स्क्वायर फुट में तो सिर्फ हम रूम का ही एरिया निकाल रहे थे, बट यहाँ पर जो स्क्वायर मीटर है वो पूरी ही बिल्डिंग्स एंड बिल्डिंग्स के एरियाज के लिए यहाँ पर हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट कम एकड़। एकड़्स तो आपको भी पता है कि बड़े बड़े लैंड फार्म्स, पार्क्स, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको यहाँ पर उनके एरिया के मेजरमेंट के लिए हम एकड़्स यूज़ करते हैं। और उससे भी बड़ा क्या होता है, हेक्टेयर्स। तो हेक्टेयर्स में क्या होता है कि जो लेंथ और ब्रेथ का मेजरमेंट यहाँ पर चलता है वो पर लेंथ 100 यहाँ पर मीटर्स काउंट किया जाता है, 100 मीटर्स का होता है, ठीक है। जो लेंथ है वो पूरी 100 मीटर की होगी और जो ब्रेथ होगी वो भी 100 मीटर की होगी आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर वो हो जाएगा हेक्टेयर्स के हिसाब से। अब वो जितना भी हेक्टेयर्स हो, यहाँ पर आप कह सकते हैं 1 हेक्टेयर है, अगर 2 हेक्टेयर्स है, 3 हेक्टेयर्स है, इस तरह से आप उसको मेजरमेंट करते हैं। तो ये रही यूनिट्स, इसको आप प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए, ये एज आपका थ्योरी वर्क यहाँ पर काम करेंगी ये सब चीज़ें। अब बढ़ते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। Now guys, next comes a very important part which is important formulas। यहाँ पर हमको ये फॉर्मूले से अवेयर हम हैं पहले से, बिकॉज हम क्लास 6-7 से इन फॉर्मूलेस को पढ़ते आ रहे हैं, बट फिर भी ये आपके नोट डाउन होने चाहिए, ये इतने तो आपको यहाँ पर बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। बिकॉज क्वेश्चंस अगर एरिया पर आएंगे तो BLED एग्जामिनेशन में कैसे आ सकते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे कि आपको अगर रेक्टेंगल दिया है तो उसका लेंथ ये दिया है, ब्रेथ ये दिया है ना, अब आपको उसका एरिया निकालना है। तो आपको एरिया के लिए क्या पता होना चाहिए, उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो ये सारे तो बहुत ही डायरेक्ट फॉर्मूले ये हम जल्दी से देखते हैं यहाँ पर, और आपको नोट डाउन भी करते जाना है। नेक्स्ट कम्स, फर्स्ट कम्स द एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो कि हम हमेशा पढ़ते हैं, हाफ बेस इनटू हाइट। यहाँ पर हम इसके बहुत इन डेप्थ स्टडी में नहीं जा रहे कि ये कैसे डिराइव होकर आए हैं, इनका हम यहाँ पर प्रूफ नहीं देख रहे हैं, सिंपली हमें इनको याद करना है। बिकॉज इन डेप्थ स्टडी हमें यहाँ पर नहीं करनी इस चीज़ की, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट आपके फॉर्मूलाज के बेस पर क्वेश्चंस आएंगे। तो ये रहेगा हाफ बेस इनटू हाइट। नेक्स्ट इज द स्क्वायर। स्क्वायर ये आपका होता है, यहाँ पर क्या होता है, इसका साइड का स्क्वायर होता है, इसका क्या होता है, एरिया होता है, ठीक है। जो भी यहाँ पर साइड है इसकी, अगर ये L है एंड दिस इज ऑल्सो L, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका L स्क्वायर, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला समझ में आएगा। नेक्स्ट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, एज वी ऑल नो। यहाँ पर ये जो हो जाती है इसकी लेंथ एंड दिस इज द ब्रेथ, और ये जो लेंथ यहाँ पर है यही सेम ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है, और जो ब्रेथ है यहाँ पर यही सेम यहाँ पर होती है, इसकी ऑपोजिट जो डायरेक्शन है, ऑपोजिट जो इसका ये जो लाइन है यहाँ पर, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे बहुत ही ईजिली समझना चाहें हम, तो ये हो गया रेक्टेंगल का लेंथ इनटू ब्रेथ। सर्किल का हमें पता है पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू हमारी होती है 22/7, ये कांस्टेंट होता है। और आर हमारा क्या होता है यहाँ पर, रेडियस। रेडियस क्या होता है, जो यहाँ सेंटर से जो भी लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं इसकी सर्कमफेरेंस तक, तो उसको हम रेडियस कहते हैं। और अगर ये पूरी लाइन दोनों तरफ से खिंची हुई तो उसको क्या कहते हैं, इसका डायमीटर कहते हैं। तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट हम इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है, ऐसा ट्राइंगल जिसकी जो तीनों साइड्स हैं वो इक्वल हो। अब अगर हमें इसका एरिया निकालने को आ जाता है तो क्या करना है आपको, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। अब यहाँ पर हम इसका प्रूफ करने नहीं बैठेंगे, एग्जाम में भी नहीं बैठेंगे, इसलिए आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। और अगर आपको नहीं पता है देन आप क्वेश्चन को मिस कर जाएंगे सिर्फ इतने से फॉर्मूला ना जानने की वजह से, ठीक है। √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। नेक्स्ट हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, जिसका होता है उसका बेस और उसकी हाइट, ठीक है। हाइट हम यहाँ से देखते हैं, ये जो इसकी हाइट रहेगी यहाँ पर, ये इसकी हाइट है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका बेस प्लस इसकी हाइट, जो कि आपको दी रहेगी एग्जाम में, तो आपको सिंपली यहाँ पर लगा देना बेस इनटू हाइट। नेक्स्ट कम रोम्बस। रोम्बस का आपको क्या रहेगा, यहाँ पर डायगोनल्स का पूरा खेल होता है रोम्बस में, जो कि आपका ऐसे डायगोनल्स जाती हैं। तो यहाँ पर आपको डायगोनल्स की जो वैल्यू है वो दी रहेगी, तो यहाँ पर हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल आपको कर देना है। नेक्स्ट कम एरिया ऑफ द 4 वॉल्स। यहाँ पर कभी कभी इस पर भी क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया ये, जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि थोड़ा सा अलग है हमारे लिए। एरिया ऑफ 4 वॉल्स का मतलब, पहले तो क्या है, अगर हम एक वॉल का निकाल रहे हैं, ठीक है, एक वॉल में वहाँ पर अगर आपको उसकी डायमेंशंस दे रखी है कि वो जो वॉल है वो स्क्वायर वॉल है या वो वॉल है कि वो रेक्टेंगुलर वॉल है, तो ठीक है, एक का तो आपने निकाल लिया, बट इकट्ठा अगर आपको आ जाता है, सीधे आता है इस पर भी क्वेश्चन कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकालना है आपको, उसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट यहाँ पर दे रखी है। तो आपको सिंपली क्या करना है, फॉर्मूला लगा देना है 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ ब्रैकेट बंद इनटू हाइट। तो ये रहेगा इसका फॉर्मूला, इसको अच्छे से लिख लेना, जब तक आप लिखेंगे नहीं आपको याद नहीं होगा। एंड अगर आपने यहाँ पर कुछ भी प्लस का इंटू या इंटू का प्लस कर दिया तो आंसर आपका क्या हो जाना है, गलत हो जाना है। तो यहाँ पर आपको इसको नोट कर लेना है। और अभी हम क्वेश्चन यहाँ पर क्या करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन तो आपको आने ही चाहिए कि अगर एरिया ऑफ स्क्वायर पूछा और उसकी साइड दी है तो आप आराम से निकालेंगे। यहाँ पर हम थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन करेंगे जिससे कि वो आपको एग्जाम में हेल्प करें अगर कुछ अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं तो। चलिए देखते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन को।
चलिए दिस इज़ अ फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है लेकिन इसको हम समझेंगे, इस तरह के ही क्वेश्चंस आ सकते हैं और ये क्वेश्चंस आपके बहुत ज़्यादा आपको आगे अपने टीईटी के एग्जाम्स जब आप देने जाएंगे, मैथमेटिक्स अगर आपने ऑप्ट कर रखा है 1 to 5 प्राइमरी में या फिर जूनियर में, तो ये क्वेश्चंस आपको वहाँ पर बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर क्या दिया है। पहले लैंग्वेज को समझेंगे, किसी भी क्वेश्चन की हमको लैंग्वेज समझना ज़रूरी है। अगर आपको ये ट्रिकी लग रही है तो फिर आप इसको सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम आएगी। The length of the rectangular plot is 4 holes 1/2 times that of its breadth। अब पहले हम इस लाइन को यहाँ पर डिकोड कर लेते हैं। कैसे कि यहाँ पर क्या दिया है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, तो यहाँ पर हमें समझ में आ गई कहीं ना कहीं यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ की बात हो रही है। यहाँ पर हमको दिया है रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल के बारे में हमें यहाँ पर समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं हमारी रेक्टेंगल की बात हो रही है। अब यहाँ पर क्या था, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 4 होल 1/2 टाइम्स दैट ऑफ ब्रेथ। तो यहाँ पर क्या बोला है कि ब्रेथ यहाँ पर दी नहीं है, बट यहाँ पर बताया है कि कितना कितना क्या कैलकुलेशन रहेगा। तो यहाँ पर अगर हम मानते हैं लेट, गाइज स्टेटमेंट्स आपको बनाने पड़ेंगे एग्जामिनेशन में। ठीक है, लेट ब्रेथ बी x सेंटीमीटर। अब हमने ब्रेथ को ही x क्यों माना, लेंथ को क्यों नहीं माना, क्योंकि यहाँ पर लेंथ के बारे में बता रहे कि वो इतने टाइम से किसके, ब्रेथ के। तो हमें पहले ब्रेथ पता होना चाहिए कितनी है, x है। अब यहाँ पर उसके हिसाब से लेंथ हमारी कितनी हो जाएगी, उसमें साफ साफ लिख रखा है 4 होल्स 1/2 टाइम्स ऑफ ब्रेथ। तो ये हो गया x। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये कैसे होगा, 4 2 8 एंड 9/2 x। ठीक है, सेंटीमीटर। ये हमारी हो गई लेंथ। अब यहाँ पर हमको क्या दिया है, एरिया दिया है प्लॉट का, और हमें क्या निकालना है, लेंथ निकालना है। तो बहुत सीधे से हम करेंगे। यहाँ पर एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, आपने अगर नहीं पढ़ा है तो फिर आप सोचिए कैसे इसको सॉल्व कर पाएंगे हम। लेंथ इनटू ब्रेथ। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज गिवन 200 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर इसको मीटर मानना था। देखिए यहाँ पर हम यूनिट्स में गलती नहीं कर सकते, अगर यहाँ पर मीटर्स है तो हमको यहाँ पर मीटर लेके चलना पड़ेगा। तो हमारी यहाँ पर लेंथ क्या है, 9x/2, और हमारी ब्रेथ क्या है यहाँ पर x। बस इसको हमें सॉल्व कर देना है। जो भी x की वैल्यू आएगी, x को हमने किसको माना था, ब्रेथ को, पर हमें निकालना क्या है, लेंथ। अगर x की वैल्यू हमको मिल जाती है तो ऑलरेडी हमारा लेंथ ऐसे ही निकल के आ जाएगा। तो इसको हम चलिए करते हैं सॉल्व। यहाँ पर करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 200 × 2, ये आ जाएगा नीचे विच इज़ 9, ये हो जाएगा हमारा x²। अब x की वैल्यू निकाली है, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पर अपन दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट लगा देंगे। स्क्वायर रूट लगा देंगे तो यहाँ पर एक x आपका बाहर निकल कर आएगा, और यहाँ से क्या आएगा, 2 इंटू यहाँ पर 2 0 है, एक 10 आएगा, और यहाँ से क्या आएगा, 3 आएगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी गाइज। ये हमने कैसे निकाला, अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं बताती हूँ। यहाँ पर ये आप क्या लिख सकते हैं, 200, यहाँ पर 2 लिखा है। इसको हमें यहाँ पर ऐसा तोड़ना होता है कि दो दो के पेयर्स में टूट जाएं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 100 × 2, और ये इसको लिख सकते हैं 3 × 3। अब यहाँ पर हमारे पेयर्स कैसे बने, 10 को हम यहाँ पर और क्या लिख सकते हैं, 2 × 2, और यहाँ पर 10 को लिख सकते हैं 10 × 10 अपॉन 3 × 3, और यहाँ पर ये अपना रूट लगा है। अब यहाँ पर रूट लगा है, स्क्वायर रूट, तो मतलब दो दो के टर्म से बाहर निकलेंगे, एक 2 बाहर निकलेगा, एक 10 और एक 3, तो यहाँ पर निकल कर आ गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 20/3। ठीक है, तो यहाँ पर अपनी क्या निकल कर आ गई, यहाँ पर x की वैल्यू। अब जब ये हमारी x की वैल्यू आ गई तो यहाँ पर क्या मतलब है, ब्रेथ, हमारे जो x था तो ब्रेथ तो निकल कर आ गया 20/3 मीटर्स, पर हमको एग्जैक्टली निकालना क्या था, हमको निकालनी थी लेंथ। तो लेंथ हमारी कितनी है यहाँ पर 9/2x, और यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 9/2 इंटू 20/3, तो ये जाएगा 3 टाइम्स, दिस विल गो 10 टाइम्स, आंसर वुड बी कमिंग 30 मीटर्स। यहाँ पर हम मीटर्स लगाएंगे बिकॉज हमें क्वेश्चन में क्या दिया था, मीटर्स। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए, काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपको बीएलएड एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं, और डायरेक्ट क्वेश्चन तो आ ही सकते हैं, तो डायरेक्टली भी आपको पता होना चाहिए, और अगर इस तरह का कुछ क्वेश्चन आता है तो ऐसे क्वेश्चन हम यहाँ पर कर लेते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के। Now we'll see this question. This is a very nice question. यहाँ पर हम 3-4 चीज़ों को समझेंगे। ये बिल्कुल अच्छा सा क्वेश्चन है, यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है ये, इससे हम काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स को जानेंगे। पहले देखते हैं,
वन साइड ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 8 मीटर्स एंड वन ऑफ इट्स, यहाँ पर आ गया डायगोनल का कॉन्सेप्ट, डायगोनल इज 17 मीटर। तो यहाँ पर हम चीज़ों को समझेंगे कि यहाँ पर क्या है। पहले तो रेक्टेंगुलर फील्ड की आपकी बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पर आपकी किस चीज़ की बात हो रही है, आपकी बात हो रही है यहाँ पर रेक्टेंगुलर फील्ड की, ठीक है। तो ये हो गई हमारी रेक्टेंगुलर फील्ड यहाँ पे। अब यहाँ पर क्या है कि उसमें दिया वन ऑफ इट्स साइड, मतलब कोई भी साइड उसकी 8 मान ली। तो हमने यहाँ पर ये मान ली, चलो इसकी ब्रेथ 8 है, आप लेंथ भी मान सकते हो। हम यहाँ पर ब्रेथ को मान लेते हैं 8 मीटर्स। लेट ब्रेथ बी 8 मीटर्स, ठीक है। हमने इसकी ब्रेथ को मान लिया 8 मीटर्स। अब यहाँ पर वो क्या है, उसकी डायगोनल क्या है 17 मीटर्स। अब डायगोनल्स क्या होती है, डायगोनल क्या होती है कि जो एक पॉइंट, इस पॉइंट को, ये जो कॉर्नर्स होते हैं इनको हम कहते हैं वर्टेक्स। जहाँ से लाइन चालू हो और वो ऑपोजिट वर्टेक्स पे जाकर मिले, वो सबसे लंबी लाइन होती है, उसको कहते हैं हम डायगोनल, ठीक है। अपने ऑपोजिट, वो जो ऑपोजिट जो उसका वर्टेक्स होता है वहीं पर जाके वो मिलती है, ठीक है। तो वहीं पर जाके मिलती है तो वो होती है उसकी डायगोनल। अब इसी की हमको क्या दे रखी है, मेजरमेंट, जो कि है कितना 17 मीटर्स। अब यहाँ पर आपको क्या है, ये हमेशा 90 डिग्री होता है। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। अब हम यहाँ पे क्या निकालना है, एरिया निकालना है। हमको पता है कि हमारे पास सिर्फ ब्रेथ है और डायगोनल है, यहाँ पर लेंथ नहीं है हमारे पास। जब तक लेंथ नहीं आएगा तब तक हम रेक्टेंगुलर का कैसे निकाल पाएंगे, बिकॉज आपको पता है कि एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पर अपने को रिक्वायरमेंट किसकी है, लेंथ की है। तो यहाँ पर हम इसको निकालना है, मतलब ये वाली जो एल है यहाँ पर लेंथ है, इसको निकालना है। अब हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर यूज होगा हमारा पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम को समझते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि जब हमारे यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर फॉर्म होता है 90 बेस पर, तब वहाँ पर हम लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पर आप इस पूरे डायग्राम को छोड़ दीजिए, सिर्फ हम यहाँ पर इतने रेक्टेंगल पर फोकस करेंगे। इसको हम अलग से भी अगर ड्रॉ करें इस तरह से, तो ये आप देख रहे हैं हमारा एक रेक्टेंगल निकल के आ रहा है, जहाँ पर इसका बेस एल है, ये आपका दे रखा है 17 और ये आपका दे रखा है 8। तो हमको निकालना क्या है, ये निकालना है। अब यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, जब भी ये 90 डिग्री बेस बनाता है तो उसको जो सामने वाली लाइन होती है ना, जिस तो ये सामने वाला आपका होता है हाइपोटेनस, जो कि होती है सबसे बड़ी साइड, ये होता है आपका बेस, और जो बची हुई साइड होती है उसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला बनता है पाइथागोरस थ्योरम का, वो क्या बनता है, 90 डिग्री के सामने ये क्या है आपकी हाइपोटेनस। तो ये हो जाता है हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमारा बेस का होल स्क्वायर प्लस जो हमारा परपेंडिकुलर है उसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से हमारा फॉर्मूला बनता है। अब यहाँ पर हमारे पास हाइपोटेनस क्या है 17, तो यहाँ पर हो जाएगा 17 का स्क्वायर, बेस हमारा है एल, तो इसको हम ये जो हमें फाइंड आउट करना है हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर इज 8, तो दिस इज 8 स्क्वायर। अब यहाँ पर हम सॉल्व कर देंगे, 17 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए विच इज़ 289, यहाँ पर हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस 8 8 जो 64, ठीक है। 8 का स्क्वायर हो गया 64। अब इसको हम यहाँ पर लेके आएंगे 289 माइनस 64 इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर। जब इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो ये बचेगा 5 2 एंड 2 एल स्क्वायर। अब यहाँ पर दोनों तरफ यहाँ पर स्क्वायर है तो हमें इसको हटाना है, तो स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लगा देंगे दोनों तरफ। अब 225 क्या है, 15 का स्क्वायर होता है, 15 इंटू 15, क्योंकि स्क्वायर रूट है तो यहाँ पर एक 15 बाहर निकल आएगा और यहाँ से एक एल बाहर निकल आएगा। तो एल की वैल्यू हो गई 15, क्या दिया था हमको, मीटर्स दिया था, तो ये हो गया हमारा मीटर्स। यहाँ पर लिख देते हैं एल की वैल्यू हो गई 15 मीटर्स, तो ये आ गया हमारा 15 मीटर्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे ये पूछा था, तो हमारे यहाँ पर लेंथ आ गई 15 मीटर्स और हमने एक साइड यहाँ पर इसकी मानी थी 8, जो कि हमने मानी थी ब्रेथ। तो अब हमें यहाँ पर लेंथ मिल गई, तो लेंथ हमारी कितनी निकल के आ गई 15 मीटर्स। अब हमारी इतनी निकल कर आ गई। अब इसके बाद हमको क्या निकालना था, फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। अब जब हमको एरिया निकालना है तो हमको ब्रेथ मिल गई है, लेंथ मिल गई है, तो हम दोनों का क्या कर देंगे, इनटू करा देंगे, रेक्टेंगल का एरिया निकल। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ द फील्ड जो कि क्या है लेंथ 15 इंटू 8, ये हो जाएगा कितना, 5 8 जा 40 एंड 12 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर लगाना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर भी मीटर है, यहाँ पर भी मीटर है, इन दोनों मीटर मीटर का क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, तो हो जाएगा हमारा आंसर। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आएगा, उसको प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
सो दिस इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 गाइज। ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इनको आप नोट डाउन करते चलना। एग्जामिनेशन के टाइम पे अगर आप इनको कर लेते हैं तो इजी क्वेश्चंस आएंगे तो आप तो ज़रूर कर लेंगे, और अगर इस तरह के भी आएंगे तो भी आप कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं क्या है, द रेशियो ऑफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ प्लॉट इज गिवन 3:2। अब क्या है, यहाँ पर एक प्लॉट है, उसका लेंथ और ब्रेथ आपको क्या है एग्जैक्ट नहीं दिया, एक रेशियो में दिया, तो इस रेशियो को क्या करेंगे हम अलग अलग कर लेंगे, ठीक है। इस रेशियो से बाहर करने के लिए हम कुछ क्वांटिटी मान लेते हैं कि कुछ x इसमें क्वांटिटी और ऐड होगी तो शायद इतना निकल आए, ठीक है, सिर्फ इस रेशियो को हटाने के लिए, जिससे कि हमारी कैलकुलेशन बन पाए। नेक्स्ट यहाँ पर क्या दिया, द ब्रेथ इज 40 मीटर लेस देन द लेंथ। इसको अभी हम बाद में डिकोड करते हैं, पहले हम पहले वाले को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, हमने एक x क्वांटिटी मान ली कि मान लो इनमें कुछ कुछ हम x ऐड कर दें तो एग्जैक्ट वैल्यू में पता चल जाएगी। तो क्या मान लेंगे हम, लेट द लेंथ बी कितनी है 3 और कुछ x, ठीक है, कुछ x मान ली। अब नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, जो ब्रेथ है वो कितना हो जाएगा b 2x। इसको क्या हमने ऐसे क्यों किया, जिससे हम ये रेशियो से उसको बाहर निकाल पाए। अब क्या है, द ब्रेथ इज, अब जो ब्रेथ है वो ये कह रहा है कि एक अनुमान लगा रहे हैं वो कि शायद 40 मीटर लेस है कितने लेंथ की। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ समझना है, इस लाइन को हम कैसे डिकोड करेंगे कि यहाँ पर क्या दिया, दोनों के बीच में एक डिफरेंस दिया। अब डिफरेंस कैसे दिया है, मतलब वो ये कहना चाह रहा है, सपोज हमने कर लिया जो लेंथ है वो कितनी दे रखी है 80 दे रखी है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि वो ब्रेथ कह रहा है कि 40 उससे कम दे रखी है, तो ब्रेथ यहाँ पे कितनी 40 इससे कम है, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना हुआ 40। तो यही डिफरेंस यहाँ पर दे रखा है कि अगर लेंथ 80 है तो उसकी ब्रेथ क्या है 40 है, 40 कम है उससे, तो ये डिफरेंस दे रखा है। तो इसको हम कैसे करेंगे, लेंथ और ब्रेथ को हम माइनस कर देंगे और लिखेंगे इक्वल टू 40। क्यों, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस है 40 का डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो इसको हम अगर लिखें इक्वेशन बना के, तो लेंथ माइनस ब्रेथ, ठीक है, ये हो जाएगा 40, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 40 है। तो ये हो जाएगा x की वैल्यू 40। अब अगर x की वैल्यू हमारी आ गई है तो यहाँ पर हम इसको लिख देंगे, तो 3 × 40 जो कि हो जाएगा 120 मीटर्स, और यहाँ पर हो जाएगा 2 × 40 विच इज़ 80 मीटर्स। तो ये दोनों निकल के आ गई हमारी लेंथ और ब्रेथ। नेक्स्ट हमें निकालना क्या है, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 लेंथ इज 120 प्लस 80, ठीक है, ये सब मीटर्स चल रहा है यहाँ पर। ये हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 400। तो ये आ गया हमारा आंसर। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर हम देख रहे हैं 4 वॉल्स के ऊपर भी, इसका मैंने आपको फॉर्मूला नोट डाउन करवाया था अभी, तो इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे कि अगर कैसे भी क्वेश्चन आए तो आप इसको याद रखें। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर क्या है, द पेरीमीटर ऑफ अ फ्लोर ऑफ अ रूम। यहाँ पर आपको 18 दे रखा है, जो फ्लोर है, ठीक है, जो रूम है उसका जो फ्लोर है उसका पैरामीटर क्या दे रखा है आपको 18 मीटर्स दे रखा है। अब यहाँ पर क्या निकालना है, हमको एरिया निकालना है उस रूम का, उन 4 वॉल्स का, जिसकी हाइट दे रखी है 3। तो यहाँ पर क्या था, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, जिसका आपको याद रख लेना है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट, ठीक है। यहाँ पर ये इसका फॉर्मूला बनेगा। अब आपको गिवन क्या क्या है, गिवन दे रखा है कि यहाँ पर आपको पेरीमीटर दे रखा है। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या आता है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल्स टू 18, ये आपको दे रखा है। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि यहाँ पर आपको सॉल्व नहीं करना है। क्यों, आप सॉल्व कर भी लेते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको जब एज इट इज़ ये वाली वैल्यू यहाँ पर रखनी है तो हम सीधे सीधे 18 रख देंगे यहाँ पर, इसलिए हम इसको फालतू में सॉल्व करके टाइम वेस्ट होगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट हमको क्या गिवन है, हाइट हमारी गिवन है जो कि हमको रिक्वायर्ड है, ठीक है। हाइट हमको चाहिए पड़ेगी निकालने के लिए, तो 3 मीटर्स दे रखा है। अब हमको क्या करना है, सीधे सीधे इस जगह पे लिख देना है, तो 2l प्लस b की जगह हम लिख देंगे 18 और यहाँ हाइट की जगह हम लिख देंगे 3, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 18 3 × 54, तो ये हो जाएगा 54 मीटर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका आंसर। यहाँ पर मीटर स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि ये जब पेरीमीटर तो हम लगाते हैं मीटर प्लस इंटू यहाँ पर हाइट आपकी कितनी दे रखी है मीटर, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। इस तरह से आप अपनी यूनिट्स भी निकाल सकते हैं, बिना यूनिट के ये हो जाएगा गलत, तो यूनिट्स आपको सही लगाना ज़रूरी है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया, उसको प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए। नो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर हम एक स्क्वायर पर कर रहे हैं कुछ क्वेश्चंस हमारे रेक्टेंगल पर हो गए, और भी क्वेश्चंस करेंगे।
तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या है, इफ़ द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द टू स्क्वायर इज 9:1, तो यहाँ पर पहले हमें समझना होगा कि 9:1 हमारा दिया क्या है, ये हमें दो स्क्वायर दिए हैं, उनका एरिया दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम मान लेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर ए हमने डिनोट कर लिया, ठीक है। तो क्या है हमारा 9x स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि हमारा स्क्वायर है और स्क्वायर में क्या होता है, हमेशा स्क्वायर लगता है तो ये काफ़ी अच्छी बात है। नेक्स्ट हो जाएगा b, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर 1 है, यहाँ तो आप 1 लिख दो, यहाँ पर कुछ भी मत लिख दो। नेक्स्ट हमको निकालना है क्या है, रेशियो ऑफ द पेरीमीटर्स निकालना है। अब आपको पता है कि स्क्वायर का जो पेरीमीटर क्या होता है, वो होता है 4 इंटू साइड। 4 इंटू साइड क्या होता है, हमारा स्क्वायर का पेरीमीटर होता है। अब अगर हमको पेरीमीटर निकालना है तो साइड पता होनी चाहिए, ठीक है, साइड हमें निकालनी होगी। अब यहाँ पर आपको पता है कि ये एरिया है, जब भी आप निकालते हैं एरिया ऑफ द स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का होल स्क्वायर, ठीक है। ये होता है आपका एरिया ऑफ द स्क्वायर। अब ये होगा 9x स्क्वायर इज इक्वल्स टू एरिया हमने मान लिया a स्क्वायर। हमें यहाँ पर क्या निकालना है, a की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों तरफ हम यहाँ पर क्यूब रूट स्क्वायर रूट लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा a। तो यहाँ पर हमारी साइड क्या निकल के आ रही 3x और यहाँ पर आ जाएगी x, ठीक है। तो ये निकल कर आ गया यहाँ पर। अब हमको क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है, तो इसका पेरीमीटर क्या हो गया, 4 इंटू साइड, 4 इंटू 3x विच इज़ 12x एंड यहाँ पर 4 इंटू साइड विच इज़ 4x। अब हमें नेक्स्ट क्या निकालना है, यहाँ पर इसका रेशियो निकालना है। तो रेशियो निकालेंगे अगर हम, ठीक है, दोनों के पेरीमीटर्स का, तो ये हो जाएगा 12x रेशियो 4x, x से x कट जाएगा, 4 से 4 कटेगा, तो ये हो जाएगा 3:1। ये आ गया हमारा रेशियो। तो आई होप आपको क्लियर होगा। ये क्वेश्चंस गाइज आपको लिखने हैं स्टेटमेंट बेस्ड, आपको पूरा स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। ऐसा करते हैं कि जब भी हम नेक्स्ट लेक्चर लेंगे, इसका पार्ट 2 करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, उसमें से एक क्वेश्चन में मैं आपको प्रॉपर स्टेटमेंट बेस करके बता दूंगी, जिससे कि आपको एग्जाम में वैसे ही लिखना है। ऐसे मत लिख के आइएगा गाइज, 0 मिलेंगे, ठीक है। अच्छे से आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, गिवन करके लिखना पड़ेगा, हमें लेट करके लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पर BLED के एग्जाम्स दे रहे हैं, हम कॉम्पिटिटिव नहीं दे रहे हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए। हम बढ़ते हैं कुछ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स ऑन पैरेललोग्राम। यहाँ पर क्या दिया है, बेस दिया है पैरेललोग्राम का, इज ट्वाइस इट्स हाइट। अब यहाँ पर कुछ भी दिया नहीं है आपको कि कितना क्या है, तो यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं ऐसी सिचुएशन में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, लेट। अब जो चीज़ ट्वाइस है उसको बाद में, लेकिन किस चीज़ की ट्वाइस है उसको हम x मानते हैं। जो बेस है वो ट्वाइस है किसका, हाइट का। तो पहले हम हाइट को कुछ मानेंगे, लेट हाइट बी x सेंटीमीटर। अब हमने यहाँ पर सेंटीमीटर क्यों माना, क्योंकि इन्होंने बाकी की यूनिट्स यहाँ पर सेंटीमीटर दे रखी है, इसलिए हमने सेंटीमीटर माना है, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा जो बेस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ हाइट, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है विच इज़ 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इनटू इट्स हाइट, ठीक है। ये हो गया ना। अब ये हो गया, तो अब इसके बाद यहाँ पर बेस क्या था, 2x, ठीक है। ये हो गया 2x इंटू यहाँ पर क्या हो गया, x विच इज इक्वल्स टू 128, ठीक है। इतना हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर 128 x स्क्वायर 64। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम स्क्वायर रूट लगा देंगे, तो ये हो जाएगा x और एक बचेगा हमारा 8, ठीक है, क्योंकि 8 8 से 64, 8 इंटू 8, एक 8 हमारा बाहर निकल आएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पर 8। अब हमको फाइंड आउट क्या करना था, हाइट और बेस, क्योंकि यहाँ पर अभी हमारे अननोन टर्म्स में थी, तो अब हमारे एग्जैक्टली हमको x की वैल्यू पता चल गई। तो हाइट क्या हो गई हमारी, डायरेक्टली 8 हो गई, 8 सेंटीमीटर, एंड बेस हमारा कितना हो गया, 2x विच इज़ 2 इंटू 8 विच इज़ 16 सेंटीमीटर।
आई होप आपको गाइस ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा और इसको नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पर अब क्या इंपॉर्टेंट था आपके लिए, पैरेललोग्राम का आपको यहाँ पर क्या पता होना चाहिए, तो एरिया पता होना चाहिए। कितना ईजी कैलकुलेशन है, लेकिन बस आपको इतना नहीं पता होता कि अगर उसका फॉर्मूला बेस इंटू हाइट है तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाते। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, इसको नोट डाउन कर लें। एंड इस तरह के ही क्वेश्चंस आएंगे एग्जामिनेशन में, कोई बहुत हार्ड एंड टफ क्वेश्चंस नहीं आएंगे हमारे बीएलएड के एग्ज़ाम में। तो नेक्स्ट पार्ट 2 में हम करेंगे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस, ठीक है। हम सारे ही उससे देख लेंगे, एरिया के जितने भी पैरेललोग्राम है, सर्किल है, ट्राइंगल है, जो भी क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट बच रहे हैं हम वो कर लेंगे। जो भी डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको कुछ 1-2 क्वेश्चन अब देने जा रही हूँ होमवर्क के, तो आप ज़रूर करके मुझे कमेंट सेक्शन में उसके आंसर देंगे। सो येस गाइज, दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड ये आपको मैं दे रही हूँ होमवर्क में। इसका प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन तीनों ही क्वेश्चंस का आपको मुझे देना होगा आंसर कमेंट सेक्शन में। और इनमें से जो भी आपको समझ में नहीं आता है वो हम नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस कर लेंगे, बट आपको ट्राई करना है, एटलीस्ट आपको ट्राई करना है। एंड जो भी आपके पॉसिबल आंसर्स आ रहे हैं वो आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं, गलत है सही है ये हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो इसका प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस इसके एरिया के एंड इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट जो भी आपको चैप्टर करवाना है वो बताइएगा। नेक्स्ट परसेंटेज बोला था, तो परसेंटेज देखेंगे इसके बाद। और आई होप आपको ये क्लासेस समझ में आ रही होंगी। जो भी प्रॉब्लम है हमको ज़रूर बताएं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड बाय।